चलिए, तो ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है आपका 6 to 8th क्लास के लिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली क्लास का ये अभी नहीं है एससीईआरटी। इसको खत्म करने के बाद हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर चलेंगे, ठीक है। लेकिन मेन आपका ये भी है, इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए क्लास 3rd to 8th तक आपको पढ़ना होगा, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर प्राकृतिक या फिर हमारा पर्यावरण बोल सकते हो वो कंप्लीट कर दिया था, और सेकंड चैप्टर के ऊपर थे जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्शन में मैं आपको करवा रहा था। कैसे? तो मैंने आपको बोला था कि हम इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं हमारे, वो मैंने आपके बोले थे जैविक और अजैविक होते हैं। अजैविक के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। पहला जो पार्ट होता है आपका अजैविक का, वो नवीनीकरण संसाधन में मिट्टी होता है, हमने पढ़ लिया था। कल हमने कंप्लीट कर लिया था जल यानी कि पानी, और आज हम कंप्लीट कर लेंगे वायु यानी कि हवा, और बस यह वाला चैप्टर आपका यहीं खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा, खनिज और जीवाश्म ईंधन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना यहां से ये पढ़ना पता होना चाहिए कि इनको कभी दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एक बार खत्म होने के बाद, और इनको हम बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा तो पता ही आपको, सूरज के द्वारा जो हम सौर ऊर्जा को बनाते हैं उसको ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। डीपली क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता, डीपली इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों के तीनों हमने आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 वायु यानी कि एयर। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सर इसको करने से हमारा यूपी टेट और सुपर टेट की ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी? डियर, जो मैं आपको करवा रहा हूं 101% आपका सुपर टेट और ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए बिल्कुल डियर, सुहानी गुप्त राजपूत जी, हेलो हाय नमस्कार, सब बढ़िया टनाटन। चलिए फिर देरी किस बात की, टॉपिक पर चलते हैं। बात तो हम धीरे धीरे करते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, वायु की बात करी जाए तो आप सभी को पता है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं, अलग अलग प्रकार की वायु से हम, यानी गैसेस तो हो सकती है लेकिन वायु तो है ही। कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी की चारों ओर वायु से घिरी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, चाहे ऑक्सीजन हो गया हो, नाइट्रोजन हो गया हो, और ऑर्गन हो गया हो, अलग अलग प्रकार की गैसें से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी की यही चारों ओर जो गैसेस हैं, यही एक घेरा बनाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, में वो वाला वायुमंडल नहीं कह रहा हूं, सप्ताप मंडल, शोभ मंडल, वो वाला एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो वाला वायुमंडल अलग पढ़ेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि चारों तरफ जो हमारी वायु है, जो अलग अलग प्रकार की गैसेज है, उन्हीं को ही मिलकर क्या बनता है, हमारा वायुमंडल बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पृथ्वी की क्या बोल रखा है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखिएगा। आकर्षण शक्ति यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जिसे आप ग्रेविटी बोलते हो, आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल जो है उसके साथ टिका हुआ है। अब ये जो हमारा वायुमंडल है ना, वो किसके कारण टिका हुआ है? ये ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वायुमंडल कैसे टिका हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए आकर्षण शक्ति के कारण टिका हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ में वायुमंडल से ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवन संभव है। वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव होता ही नहीं। जैसे कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, वहां पर क्यों? वायुमंडल नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर ऐसा देखा जाए तो ओनली एक पृथ्वी है जिसपे अपना एक वायुमंडल है, जिसके कारण सब जीवों को अपना अपना पोषण आहार मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रिया श्रीवास्तव जी, बिल्कुल ये यूपी टेट प्राइमरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जूनियर के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट प्राइमरी के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट जूनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। बेखामती में आप यहाँ पर वो मत ढूंढिए शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट चीज कि इतना इतना पढ़ लूं मेरा काम चल जाएगा। इतना इतना नहीं पढ़ना, आपको सब कुछ पढ़ना है डियर, अगर आपको अच्छे एग्जाम में नंबर लेने हैं तो, ठीक है। तो ये है आपकी बेसिक चीज जो कि आपको पता होना चाहिए। हमारा वायुमंडल क्यों टिका हुआ है पृथ्वी पर? क्योंकि आकर्षण शक्ति जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, उसके कारण ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ टिकी हुई है, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु पर, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका महत्व क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पृथ्वी की ओर चारों ओर अनेक प्रकार की गैसेज हैं,
कौन कौन सी गैसेस कितनी प्रतिशत है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें आप देखो तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो कितनी प्रतिशत है, वो 21% है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मनुष्य जीवित कैसे रहता है, ऑक्सीजन के डिपेंड पर ही है। ऑक्सीजन ना हो तो मनुष्य की तुरंत जान चली जाएगी 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना प्रतिशत है पृथ्वी के ऊपर, 21% है। दूसरा आ जाता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन पृथ्वी के ऊपर कितना है, तो 78%, 78% जो है वो पृथ्वी पर यही है। कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर 99% जो गैसों ने जगह घेर रखी है वो इन्हीं दोनों गैसों ने घेर रखी है। देख सकते हो 1% इसमें जोड़ोगे तो 79 और 20 जोड़ दोगे तो 99। तो ये देख सकते हो 99, 100% में से 99% जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी टेट प्राइमरी में कि निम्नलिखित में से पृथ्वी में वो कौन सी गैसेज है जो कि 99% जगह घेर कर बैठी हुई है, तो वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये दोनों मिलकर कितनी प्रतिशत होती है, 99% गैस होती है। बाकी बची हुई गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब हम सांस छोड़ते हैं जब निकलती है 0.03 दशमलव है। ऑर्गन की बात करी जाए तो आर्गन जो बात है 0.93% है। और बाकी जो अलग प्रकार की छोटी मोटी गैसें हैं उनका टोटल प्रतिशत जो है वो 0.04% है। मेन आपको केवल यहीं तक ही ध्यान रखना है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ऑर्गन 0.93। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज को आपको दिक्कत नहीं लेनी है इन चीजों में। ओके, परसेंटेज एक्यूरेट है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर दो क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि यूपी टेट में ही दो क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में से हमारे वायुमंडल में हमारे लिए जो ऑक्सीजन होती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो वो है 21%। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे वायुमंडल में निम्नलिखित में से वह तो कौन सी दो गैसें जो कि 99% जगह घेर कर बैठी है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे वायुमंडल में है वो जल वाष्प भी है, धूल कण भी है, ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं वायुमंडल में, और ये भी क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट और रोल निभाती है सभी चीजों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है, पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल में ऊष्मा का या बोल सकते हो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है सूर्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करें तो वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे हमारे पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है, और फिर वो वायुमंडल को क्या करती है, गर्म करती है। और वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी पर क्या है, जल चक्र है, वायु चक्र है, ऑक्सीजन कार्बन चक्र है आदि, ये सारी की सारी चलती रहती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के ऊपर ये गर्म जो हो रही है पृथ्वी, जो सूरज की किरणें आ रही हैं, उसी कारण हमारी पृथ्वी पर क्या है, जल चक्र, वायु चक्र और ऑक्सीजन कार्बन चक्र। वायु चक्र के अंदर ही ऑक्सीजन कार्बन चक्र आ जाता है, क्योंकि ये वायु के अंदर ही की बात है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको पढ़नी जरूरी है, जल चक्र और ऑक्सीजन कार्बन चक्र। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, मैथमेटिक्स, शांतनु जी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल जाएंगी, टेंशन ना लो, जो क्लासेस चल रही हैं पहले उसको पढ़ो। ठीक है, कोई क्लास रुकेगी नहीं, जो क्लासेस बोली गई हैं वो चलाई जाएंगी, जो क्लासेस चल रही है पहले आप उसको पढ़ लो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं अब अपने जल चक्र के बारे में, क्योंकि जल चक्र या फिर वायु चक्र आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला टॉपिक आप यहां पर लिख लो, जल चक्र, क्योंकि अब पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी गर्म कारण के ही ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो जल चक्र आखिर होता क्या है, तो एक इमेज, बड़ा क्यूट सा इमेज आपके लिए मैंने लगवाया है यहाँ पर, देख सकते हो। अगर आपको इमेज दिख रही होगी, हाँ जी दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरीके से जल चक्र आपको समझना है तो बड़ी क्यूट सी बच्चों वाली इमेज लगाई है, काफी अच्छी से, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लगाई है। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, पृथ्वी है, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने वगैरह सब है। उस पर जब भी सूरज की किरणें पड़ेंगी, यहाँ सूरज दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि बादल लग गए हैं, बारिश होती है तो सूरज दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता।
तो सूरज की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं तो पृथ्वी पर पड़ने पर जो मट्टी होती है, मट्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत नमी होती है, उससे वाष्प बनता है। जो नदी होते हैं, समुद्र होते हैं, उससे वाष्प बनता है। तो यानी कि जो सूरज की किरणें जो पड़ रही हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी जो गर्म हो रही है, उसके कारण जो पानी है, पानी जो होता है वो गर्म होता है और थोड़ा बहुत भाप बनकर ऊपर उड़ता है। उसी भाप बनने को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है। भाप बनकर वो ऊपर उड़ा, ऊपर उड़कर आगे जाकर वो ठंडी होती है और किस चीज का निर्माण करता है? बादल का निर्माण करता है। किस चीज का? बादल का निर्माण करता है। और बादल का निर्माण करने के बाद संघनन की प्रक्रिया द्वारा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? वर्षण होती है, यानी कि रेन होती है, वर्षा होती है। तो यही इसी प्रकार का चक्कर है। यहां से समुद्र का पानी खारा पानी था, सूरज ने गर्म करा, भाप बनकर ऊपर उड़ा, ठंडा हुआ, संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बादल बने, बारिश हुई और वो मीठा पानी होकर बरसा कहां पर? जहां पर बरसना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में या फिर जंगल वगैरह में, और वहां से वो बहता हुआ पानी दोबारा नदी नालों के द्वारा समुद्र में मिल गया। तो यही आपका जल चक्र है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चलता रहता है। यही हमें क्या करता है? पानी मुहैया करवाता है। जो 2.7% फ्रेश वाटर है वो इसी द्वारा हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जल चक्र है। यहां पर समझने वाली बात यहां पर ये है कि बारिश का होने का कारण क्या होता है पीछे? तो वो होता है संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए किस कारण आपकी वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल जो मैंने अभी आपको समझाया है वही यहां पर लिखा है। जैसे कि पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि जब तापक्रम, यानी कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ती है और पृथ्वी जो होती है ताप होती है, तापक्रम जो होगा वो अधिक होगा, यानी कि सूरज की गर्मी जितनी तेज पृथ्वी पर पड़ेगी, पृथ्वी उतनी ही ज्यादा गर्म होगी। और जितनी पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी, वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि पानी को जितना ज्यादा उबालते हो उतनी ज्यादा भाप निकलती है। तो जितना तेज आपका तापक्रम होगा उतनी ही तेज आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया, यानी कि इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी। और जल का वाष्प में बदलना, ध्यान रखिएगा, जल का भाप में बदलना और उड़ जाना, उसको हम वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहते हैं। और इसी इवेपोरेशन प्रक्रिया के द्वारा जल जो होता है वायुमंडल में पहुंचता है। ऊपर वायुमंडल गया, यानी कि हमारे बादल बने, संघनन हुए, और यही जो आर्द्रता होती है, यानी कि जो नमी होती है, जो ऊपर उठी भाप, वो क्या होती है? नमी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता या फिर नमी भी कहते हैं, उसके नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो जलवायु की दृष्टि से जल वाष्प का अत्यधिक महत्व है। यह जल वाष्प जो है ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे बादल बनते हैं। मैंने आपको बोला भाप ऊपर उठी, ऊपर उठकर वो ठंडी हुई, ठंडी होकर वो क्या बनी? बादल बनी, और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। बादल बने और संघनन के द्वारा क्या हुई? बारिश हुई। और इसी वाष्पीकरण एवं वर्षा की क्रिया के द्वारा जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारा जल मंडल है और जो हमारा वायुमंडल है, उनके बीच जल जो होता है निरंतर आदान प्रदान होता रहता है, जरूरत के हिसाब से मिलता रहता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं या सर्कल कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार जो है हमारा कार्बन एवं ऑक्सीजन चक्र, कार्बन एवं ऑक्सीजन चक्र की भी क्रिया स्वतः निरंतर चलती रहती है। जब मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल, क्या है? वायुमंडल में क्या कर लेता है? हस्तक्षेप करता है, तो वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहां पर आपको ये पूरा का पूरा जल चक्र जो लिखा हुआ था वो मैंने ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। फिर हम आगे चलते हैं कार्बन एवं ऑक्सीजन चक्र के ऊपर कि वो कैसे प्रभावित होता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ गया यहां तक? आगे चलें। जी चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन चक्र है, इसमें जो मनुष्य अपना हस्तक्षेप करता है उसके कारण जो है प्रभावित होता है हमारा ये ऑक्सीजन और कार्बन चक्र। कैसे? तो देखिए, पहला उद्योग धंधों, ध्यान रखिएगा, जो हमारे मानवों द्वारा उद्योग धंधे, क्योंकि मानव का यही कहना है, मानव का यही समझना है कि एयरपोर्ट बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, मॉल बनाना, यही क्या है? तरक्की है। अब वो नेचर को इस चीज के लिए देखता नहीं और नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो उद्योग धंधे से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, जो गैसेज होती हैं, उससे हमारा वायुमंडल गड़बड़ा रहा है। साथ ही साथ में जो ईंधन से
वो जो ईंधन इस्तेमाल करते हो उसको जो जलाते हो, चाहे वो पेट्रोल हो गया हो, चाहे वो डीजल हो गया हो, केरोसिन ऑयल हो गया हो, उससे जो गैसेस निकलती है उससे प्रभावित होता है। या जब हम अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार के कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं, जो अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट छोड़ते हैं, और सैटेलाइट को छोड़ने के लिए जो पुशअप मिलता है उसको ईंधन के द्वारा, उस ईंधन यानी कि उस यानों के द्वारा जो धुआं निकलता है, उस यानों के द्वारा जो गैसेस निकलती है उसके द्वारा। साथ ही साथ में जो हमारा कूड़ा करकट है उसके सड़ने गलने के बाद, या जानवरों के जो शव होते हैं, जो कृषि में अलग अलग प्रकार के, जैसे कि गन्ना होता है, गन्ने में काफी प्रकार की सूखी चीजें बच जाती है जिसको आग लगाकर जला दिया जाता है या पराली जला दी जाती है, तो उससे काफी सारा धुआं निकलता है। साथ ही साथ में वायु यान जो होते हैं हमारे, अलग अलग प्रकार के जो परिवहन साधन होते हैं उनके द्वारा धुएं और गैसेस निकलने से, या फिर जो हमारे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, एसी है, उनके द्वारा जो सीएफसी निकलती है उनके द्वारा, ये सारी की सारी जो है हमारे क्या है, मानव निर्मित है। देख सकते हो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मानव निर्मित नहीं है। तो इन सारी की सारी चीजों के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल को प्रभाव होता है और अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है। NO2 और SO2 जब मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है और क्या करता है, एसिड रेन करता है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। या फिर धीरे धीरे जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं तो ओजोन जो परत है उसको नुकसान पहुंच रहा है, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रभाव होती हैं उसके द्वारा पड़ रहा है, या जो मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन ग्रीन हाउस की वजह से देखने को मिल रहा है, जल चक्र गड़बड़ा रहा है, ऑक्सीजन कार्बन चक्र जो है वो गड़बड़ा रहा है। तो इन सभी चीजों के कारण ये सारी की सारी चीजें प्रभावित होती हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाया करिएगा। ओके डियर, स्लो पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब यहां पर देखो मैंने क्या बोला, इन सभी के कारण जो है हमारी पृथ्वी जो है वो नुकसान पहुंच रहा है उनको कहीं ना कहीं। लेकिन इन सब में देखिए, अम्लीय वर्षा मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ओजोन परत हम अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे, जब मैं वायुमंडल जो सौरमंडल सप्ताप मंडल पढ़ाऊंगा तब अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस प्रभाव। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ग्रीन हाउस होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पृथ्वी के ऊपर ये जो सूर्य का ताप पड़ रहा है, जो ये हमारा वायुमंडल है, अगर ये वायुमंडल नहीं होता ना तो पृथ्वी का औसतन एवरेज जो माना जाता है टेम्परेचर -18 डिग्री होता, जो अभी जो है वो +15 डिग्री है। तो जिसकी वजह से पेड़ पौधे अच्छी तरीके से पनप सकते हैं पृथ्वी के ऊपर इस वायुमंडल के ही कारण। ठीक है, तो ये जो हमारे ठंडे इलाके होते हैं जहां पर -40 डिग्री होती है, वहां पर ग्रीन हाउस बनाकर अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, चाहे वो कांच के द्वारा बनाए हो या प्लास्टिक सीट के द्वारा बनाए गए हो, तो वो आपकी ग्रीन हाउस कही जाती हैं। लेकिन उसी के कारण जो है वो अंदर का टेम्परेचर गर्म करा जाता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, ताकि वहां पर पेड़ पौधे उगाए जा सके। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर भी गर्म हो रहा है इन कारणों की वजह से, इसलिए इसका नाम रखा है ग्रीन हाउस। जिसमें आपका सबसे ज्यादा इसमें पूछ लिया जाता है कि किस गैसों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो लगभग कहा जाता है 72 से लेकर 76% जो है वो इस गैस का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जो प्रभाव करती है वो कौन सी गैस करती है, CO2, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो, और वो कम से कम जो है 72 से 76% क्या करती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, इसी के साथ साथ में और भी गैसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस में अपना इफेक्ट डालती है। या फिर आपका फॉर एग्जांपल के रूप में और कौन सी गैस हो गई आप, और के साथ ही साथ में आप मीथेन मान सकते हो। मीथेन भी क्या है, इसी प्रकार की गैस का प्रभाव डालती है। या फिर आप ओजोन O3 डाल सकते हो, वो भी इसी प्रकार का गैस का प्रभाव डालती है। या फिर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो बोल सकते हो, वो भी आपका इसी प्रकार का प्रभाव डालती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गैस प्रभाव डालती है वो कौन डालती है, वो डालती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 72 से 76%। इसके बाद जो कहा जाता है वो मीथेन को कहा जाता है, वो मीथेन ध्यान रखिएगा CH4, क्या है CH4। मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा इसके बाद प्रभाव डालती है CH4, जो लगभग कहा जाता है 16 से 20%। कितना, 16 से 20% जो है इसका प्रभाव होता है। तो ध्यान रखिएगा 16 से 20% जो है कम से कम इसका प्रभाव होता है।
तो ध्यान रखिएगा इस बात का, बिल्कुल CO2 हो गया, CFCS हो गया, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, या फिर O3 ओजोन हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए प्रभाव डालती है। पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा डालती है गैस, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है CO2। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए सारी के सारे, ठीक है। CDP क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, बिल्कुल डियर, CO2 16 से 20% होता है, नहीं डियर, CO2 ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है, ये कहां पर आप 16 से 20% आपने पढ़ लिया, मीथेन होता है आपका 16 से 20%। बिल्कुल। सीडीपी कब से शुरू होगी डियर, सीडीपी मैंने आपको भाई फ्राइडे सैटरडे संडे करने की सोच रहा हूं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे जब अगला आएगा उसके अनुसार मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये सारी की सारी गैसेस ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस के लिए इफेक्ट डालती है। आगे बात करी जाए जीवन और ऑक्सीजन के बारे में, तो आपको सभी को पता है श्वसन यानी कि जो सांस की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, और यही प्रक्रिया जो है पेड़ों के द्वारा उल्टी होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ताकि वायुमंडल का संतुलन जो है बराबर बना रहे, ठीक है। चलिए आगे बात करें, निकालती हैं उनके द्वारा, किनके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। इसी प्रकार जल में रहने वाले, ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो भी जल के अंदर जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसका इस्तेमाल करके श्वसन प्रक्रिया करते हैं। ध्यान रखिएगा, मनुष्य ही ऑक्सीजन नहीं लेते, जो जल के अंदर जीव होते हैं ना, जीव भी पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं स्रोत जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, वो जल ही माना जाता है। जल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ओके, तो ऑक्सीजन जो उसमें अलग अलग प्रकार की घुली होती है पानी में, तो उसको ही क्या करती है, वो ग्रहण करती है। कौन, मछली वगैरह। देखा होगा ना आप, अगर आप रूम टेम्परेचर पे पानी को गर्म कर उसको ठंडा करके उसमें मछली डालोगे तो तुरंत मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पानी जो होता है खनिज रहित हो जाता है, वो जीवित नहीं रह पाती। कौन, तो वहां पर जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा जो है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकालते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये है कि ऑक्सीजन हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जलीय जीव हो चाहे वो मनुष्य हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ में जो ईंधन होते हैं, लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, अलग अलग प्रकार की चीजों को जलाकर हम अलग अलग प्रकार की ऊर्जा लेते हैं, उसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि वायु का 1/5 भाग आग जलाने में सहायक होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि आग जलाने में कितना प्रतिशत सहायक होता है, तो वो होता है 1/5 वायु का। कितना, 1/5 पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पता नहीं क्वेश्चन में कहां से, पेपर में कहां से क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट के ही क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते और कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमने बात करी वातावरण में यानी कि वायुमंडल में 21%, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 21% क्या हो जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसको हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जल की बात करी जाए तो जल जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडारण है। ध्यान रखिएगा, क्या है, सबसे बड़ा भंडारण है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए सबसे बड़ा भंडार कहां पर है ऑक्सीजन का, तो वो है आपका जल में, ठीक है। जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, मछलियां जल में घुली ऑक्सीजन को के द्वारा ही वो श्वसन क्रिया करती हैं और उसको ग्रहण करती है और जीवित रहती हैं। ओके, जैसे कि एक श्वसन प्रक्रिया देखो यहां पर लिख रखी है, जब हम सांस लेते हैं, आमतौर पर लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नहीं डियर, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं और साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि लेते समय हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं और छोड़ते समय हम ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं। जैसे कि देखो पढ़ सकते हो कि श्वसन प्रक्रिया में श्वसन द्वारा ली गई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कुछ भाग फेफड़ों द्वारा क्या कर जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड वह जल वाष्प मुक्त की जाती है। इस प्रकार श्वसन द्वारा बाहर फेंकी गई वायु में, जब आप बाहर फेंकते हो, सांस को निकालते हो, तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प भी होता है। देखा होगा जब आप बाहर की तरफ सांस छोड़ते हो तो थोड़ी थोड़ी सी नमी होती है सांस में, सर्दियों के दिनों में देखा होगा ना आपने, भाप बन जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल वाष्प। उसी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी बहुत मात्रा ऑक्सीजन की भी होती है और नाइट्रोजन की भी होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बस यहीं पर वही लिखा है कि अंदर ली गई वायु के तुलना में बाहर छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जब हम श्वसन प्रक्रिया में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो छोड़ते समय कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में जल वाष्प। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आपको पता हो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो स्वस्थ रहने के लिए हमें वातावरण के अंदर क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, भूभाग पर पेड़ पौधे होने चाहिए। और कहा जाता है कि किसी भी जमीनी एरिया पर लगभग लगभग 1/3, लगभग कितना, लगभग 33%, किसी भी भूमि के ऊपर 33% वन होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, तब जो हमारा वातावरण क्या होता है, स्वच्छ होता है। कितना, 1/3 भाग पर पेड़ पौधे होने चाहिए, तब स्वस्थ रहता हमारा शरीर भी और हमारा वातावरण भी। ओके, और वहीं पर ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ों द्वारा जो लिया जाता है उसकी एक प्रक्रिया बताई गई है कि पेड़ों द्वारा, पौधों द्वारा क्या करा जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जिसमें आपका यहां पर पर्णहरित होना चाहिए, पर ये हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, जिसको आप इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साथ ही साथ में जल हो गया और साथ ही साथ में सूरज की किरणें हो गई। इसके द्वारा जो है पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से हरे पौधों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या लिया जाता है, तो सबसे ज्यादा लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी के द्वारा सबसे ज्यादा लेकर वो अपना क्या बनाता है, वो भोजन बनाता है। और कौन से, सभी के सभी पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो ध्यान रखेगा हरे पौधे करता है। कौन करता है, हरे पौधे करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से विभिन्न वस्तुओं को जलाने पर अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलते हैं, जैसे उद्योग हो गया, ईंटें बनाने के लिए जो भट्टे होते हैं, चिमनी वगैरह होती है वो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्साइड हो गया, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मेथेन जिसे आप मीथेन भी बोलते हो। ये सारी की सारी प्रमुख गैसें हैं जिनको आप अपशिष्ट गैस कहते हो, जो कि हमारे वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। क्या करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए। हाँ, इंग्लिश में आप प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए। यहां पर आपका वायु वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सर प्राइमरी सुपर टैडी क्लासेस शुरू करिए। अरे ये किस चीज की क्लासेस है मेरे भाई, किस चीज की क्लासेस है? चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं चैप्टर के ऊपर, यानी क्वेश्चन के ऊपर, कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो किसे सोख लेते हैं, जल्दी से बताइए। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। सर इसका पीडीएफ मिल सकता है? बिल्कुल डियर, मिल जाएगा। जब ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी 6 to 8 की, तो इसका पीडीएफ हमारा जो एप्लीकेशन है डीके एकेडमी, वहां पर अपलोड करवा दी जाएगी, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस जिस बच्चों ने लगाया ए, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। देख लीजिए एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा कौन सी ज्यादा आपकी उपस्थित है? कौन सा बच्चा बताएगा हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सी उपस्थित है? तो अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 16 से 20% है। कितनी है? 16 से 20%। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी में बोल रखा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 72 से 76% है। कितनी है? 72 से 76%। जिसमें मीथेन जो बोला गया वो 16 से 20% बोला गया।
कितना 16 से 20% बोला गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। जिस जिस बच्चे ने ए लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए, बोल रखा है कि पारिस्थितिक तंत्र या जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो अभी अभी मैं आपको बढ़ा रहा था कि हमारे वायुमंडल में ऊर्जा का स्रोत जो सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा है? तो वो है आपका सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सन जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए सही आंसर क्या होगा। बोल रखा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रखा है नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, साथ ही साथ में ओजोन 3 यानी कि O3 हो गया, CFCS हो गया यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सारी की सारी क्या है? आपकी गैसेज है। या फिर आपका नाइट्रिक्स जो आपका ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है? यही होता है। ठीक है, N2O जिसे आप बोल सकते हो, N2O। फॉर्मूले भी ध्यान रख लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये CO2 होता है, ये CO2 आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O होता है। ठीक है, मीथेन जो होता है NH4 होता है। मीथेन NH4 ही होता है ना, ओ सॉरी CH4 होता है। चलिए, तो जिस जिस बच्चे ने इसका क्या लगाया था, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चे ने लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। लगभग पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन भी कितनी तरीके से बोला गया, लगभग, क्योंकि कई बुकों में आपका जो ऑक्सीजन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जो SCERT है उसने डायरेक्ट 21% बोल रखा है। तो इसलिए हम आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाएंगे। जिस जिस बच्चे ने इसका फोर्थ लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है, प्रकाश संश्लेषण किनके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 21%, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। इसका आंसर देखो, सही आंसर होगा सभी हरे पौधों द्वारा। सभी पौधे द्वारा नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे द्वारा होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसी के कारण जो होता है पौधों का हरा रंग होता है और उनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वायुमंडल में 99% भाग पर किस दो गैसों का, ध्यान रखिएगा, विस्तार है। 99% किन दो गैसों का विस्तार है? तो किन दो गैसों का विस्तार है जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा। देखिए जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है लगभग लगभग 78%, नाइट्रोजन प्लस में 21% ऑक्सीजन, दोनों को जोड़ोगे तो 99% हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से राज करती हैं ये दोनों गैसें। तो जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। और ये आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है, आप अपना यूपी टेट प्रीवियस उठाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर ये जो बच्चे कहते हैं ना कि सर यूपी टेट का करवा दो या फिर सुपर टेट का करवा दो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो जूनियर हो, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों यूपी टेट का ही काम आता है आपका सुपर टेट में, बस थोड़ा डिटेल करके इंपॉर्टेंट आगे करके बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं।